नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष को कैसे सीखें फलित सिद्धांत में हमारी जो चर्चा चल रही है, बहुत आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। हम अष्टम भाव की चर्चा कर चुके हैं। आज हम नवम भाव की चर्चा करेंगे, नवम भाव का अध्ययन करेंगे और वो नवम भाव कौन सा होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। अध्याय 116 में भाग्य भाव की बात करते हैं। ये हमारा एक खाका बना हुआ है कुंडली का, ये लगन कही जाती है। ये स्वयं जातक होता है। ये लगन है, एक भाव है, पहला भाव। इसमें हमने कोई भी गिनती नहीं लिखी। वो जो गिनतियाँ लिखी हुई होती हैं, जो अंक लिखे हुए होते हैं, वो राशियाँ होती हैं। भाव मीन्स घर। ये 12 घर कहे गए, 12 भाव कहे गए हैं। तो पहला, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव। आज नवें भाव की बात होगी। इसको हम भाग्य भाव भी कहते हैं। इसको भाग्य का घर भी कहते हैं। ये हाउसेज हैं। अब इसमें कौन से राशियां बैठी हुई हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, उन्हें राशियां कहते हैं। जो अंक लिखे हुए होते हैं उनको राशियां कहते हैं। हम बहुत आसान तरीके से आपको बता चुके हैं। यदि आप हमारा वीडियो, हमारा ज्योतिष ज्ञान, हमारी ज्योतिष चर्चा, आसान तरीके से ज्योतिष को कैसे सीखें, ये आप कुछ भी समझिए इसको, वो हम आपको बता चुके हैं। और हम बेसिक ज्ञान आपको लगभग 100 वीडियो तक दे चुके हैं। यदि आप उनको समझ लेते हैं, आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले क्रम से देखिए। पहली वीडियो से लेकर के 100 वीडियो तक आप देखते हैं तो अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है और मेरा ये प्रयास है कि आप ज्योतिषी बन सकें और इसका जीवन में लाभ उठा सकें। तो आज हमारी भाग्य भाव की बात हो रही है। इसको भाग्य भाव कहते हैं, इसको नवम भाव भी कहते हैं, नौवां भाव। तो भाग्य भाव का जो स्वामी होता है उसको भाग्येश कहते हैं। नवम का जो स्वामी होता है उसको नवमेश कहते हैं। तो कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। तो आज हम बात करते हैं भाग्य भाव की। आपने सुना होगा कि वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है और जीवन में बहुत उन्नति उस व्यक्ति ने की है। कई चर्चा ये भी मिलती है कि वो परिश्रम बहुत करता है लेकिन उसका भाग्य ही साथ नहीं देता, उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही, वो दरिद्रता में गिरता हुआ ही चला जा रहा है। परिश्रम के बाद भी उसे लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, उसे उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। ऐसी चर्चा आपने अमूमन सुनी होंगी। तो आज हम भाग्य भाव से उस जातक के बारे में कैसे बता सकते हैं कि वो व्यक्ति भाग्यशाली होगा या उसके भाग्य में कहीं दरिद्रता लिखी हुई है, उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्यशाली है। ये सारी चर्चा हम इस भाग्य भाव से ही करेंगे। मित्रों, हमने आपको स्तंभ बताए हैं। हमारे ज्योतिष के 3 ही स्तंभ होते हैं। नंबर 1 पर भाव, नंबर 2 पर भावेश, नंबर 3 पर कारक होता है। भाव, भावेश, कारक और चंद्रमा को हम अलग से भी देख लेते हैं। यहां हम लिख देते हैं 3 नंबर पर कारक। ये आपने समझ पाया होगा। चंद्रमा की स्थिति को भी देख लेना चाहिए, लग्नेश की स्थिति को भी देख लेना चाहिए कि लगन यदि बलवान है, मजबूत है और भाग्य भी बलवान और मजबूत है तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में सफलता ही सफलता नजर आएगी। D9 पर भी नज़र डालनी चाहिए कि वो भाग्येश D9 में कौन सी स्थिति में है। और जो जहाँ के कारक होते हैं वो D9 में किस स्थिति में है। D1 की स्थिति देखते हैं, D9 की भी स्थिति को देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। मित्रों,
पाराशर ऋषि ने जो चर्चा इसके बारे में आगे और बताएंगे हम। अभी जो पाराशर ऋषि ने कहा है शास्त्र में, पहला ही श्लोक भाग्य भाव के बारे में फल दिया है उन्होंने। पाराशर ऋषि ने कहा कि मैत्रेय, मैं आज आपके लिए भाग्य की बात बताता हूँ कि कौन सा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, किस प्रकार से उसका जीवन सफल होता है। तो उन्होंने पहली कंडीशन बताई, भाग्येश बलवान हो। अब भाग्येश कौन होगा? इस भाव का मालिक जो स्वामी है। कोई भी राशि यहाँ हो सकती है, 1 से लेकर के मीन राशि तक। राशि इसमें कोई सी भी हो सकती है, और उस राशि का जो स्वामी होता है वो इस भाव का स्वामी माना जाता है। ये भाव के जो स्वामी होते हैं वो बदलते रहते हैं, जो सी राशि होती है उसका वही आधिपत्य ले लेता है उस घर का। तो ये कहा गया है कि यदि भाग्येश बलवान हो। अब बलवान कब होता है ये आप समझ पाए होंगे, बहुत बार बताया हमने। अपने ही घर में बैठा हो, भाग्येश भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठा हो, उसे शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, अपनी ही राशि में हो, इस तरह से, या वो केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, D9 में अच्छी स्थिति में हो, उच्च राशि में हो, तो और उसकी डिग्री भी अच्छी हो, 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में यदि ग्रह की स्थिति रहती है, उसकी डिग्री होती है, तो ग्रह बलवान माना जाता है। इस प्रकार से हमने भाग्य की बात की, इसको बलवान माना जाएगा। ये मैंने आपको, और हर वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि वो ग्रह कैसे बलवान होता है। शुभ कर्तरी में हो, तो यदि भाग्येश बलवान हो और नवम भाव में स्थित हो, कहाँ हो वो? भाग्येश बलवान भी हो और 9वें ही भाव में अपने ही घर में वो बैठा हो। भाग्येश तो वही होगा जो जाग राशि होगी, वो अपने ही घर में बैठा हो, तो क्या कहा है कि व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। बहुत आसान तरीके से बताया गया है। ये बात समझ में आई होगी। भाग्येश अपने ही घर में बैठा हो, बलवान हो, तो वो व्यक्ति कैसा होता है? भाग्यशाली होता है। नंबर 2 पर बात की है कि भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में गुरु हो। यहाँ कौन बैठा हो? भाग्य स्थान में 9वें भाव में गुरु बैठा हो, तथा भाग्येश केंद्र में गया हो। यहाँ पर भाग्य भाव में कौन बैठा हो? गुरु बैठा हो, और यहाँ का जो स्वामी है भाग्येश या नवमेश कहाँ गया हो? केंद्र त्रिकोण में गया हो। अब केंद्र त्रिकोण हम आपको बता चुके हैं, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, ये 10वां भाव, ये केंद्र कहा गया है, केंद्र है। पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, ये त्रिकोण कहे गए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर गुरु बैठा हो 9वें भाव में, और 9वें भाव का स्वामी जो है केंद्र में हो या त्रिकोण में गया हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। समझ में आई होगी बात, बहुत आसान तरीके से। तीसरी बात कही है, यदि भाग्येश बलवान हो, भाग्येश कैसा हो? बलवान हो, बलवान की बता चुके, तथा नवम में शुक्र बैठा हो। कौन बैठा हो? यहाँ पर शुक्र बैठा हो। भाग्येश बलवान हो और भाग्य स्थान में शुक्र बैठा हो, और केंद्र में गुरु बैठा हो। इस गुरु की स्थिति कहाँ हो? 1, 4, 7 और 10वें भाव में गुरु की स्थिति हो। यहाँ गुरु बैठा हो, यहाँ पर शुक्र बैठा हो 9वें भाव में, केंद्र में गुरु बैठा हो, और भाग्य भाव में शुक्र बैठा हो, और भाग्येश बलवान हो। तो बहुत अच्छी बात कही गई है कि उस व्यक्ति के पिता भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। इस भाग्य भाव से, अब पिता की बात कहां से आ गई? जब ये जातक होता है,
स्वयं जातक है तो इसकी पत्नी का विचार 7वें भाव से करते हैं। ये जब माता का घर होता है चौथा, तो उसका 7वां घर ये पिता का होता है। यहां से हम पिता को देखते हैं और यहां से भी पिता को देखते हैं। ये अपवाद रूप में चल रही है कि कुछ लोग तो यहाँ से पिता को मानते हैं। जो लॉजिक है वो यही है कि 7वां घर जो है उसकी पत्नी का होता है या उसके पति का होता है। जब ये माता का घर होता है चौथा, तो ये 10वां घर पिता का होता है। लेकिन शास्त्र में बात जो की गई है वो 9वें भाव से की गई है। 10वें भाव से भी बातें चलती हैं कहीं, तो ये अपवाद रूप में है। आप इसको समझिए और अपना ज्ञान इकट्ठा कीजिए, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ के जो कारक माने गए हैं वो गुरु माने गए हैं। 9वें भाव के कारक कौन होते हैं? गुरु होते हैं, और गुरु भी पिता तुल्य होते हैं। यहाँ से दूसरा जो कारक माना जाता है वो सूर्य को भी माना जाता है। यदि हम धर्म कर्म की बात करें, यदि हम धर्म की बात करें, शिक्षा की बात करें, ज्ञान की बात करें, तो गुरु से करेंगे। क्यों? गुरु शिक्षा देता है, धर्म देता है, ज्ञान देता है, लाभ देता है, धन देता है। धन का भी वो कारक होता है। संतान देता है, शिक्षा देता है, विवेक देता है, ज्ञान देता है, धर्म आचरण देता है। तो गुरु के पास इतनी चीजें होने के बाद धन है, शिक्षा है, लाभ है, संतान है, भाग्य है, तो यहाँ से गुरु को देखते हैं। कहीं पिता की बात की जाए तो सूर्य की स्थिति को भी देखना चाहिए। यदि गुरु केंद्र त्रिकोण में हो तो भाग्यशाली हो, क्योंकि यहाँ का कारक है। भाव को भी देख लीजिए, भावेश को भी देख लीजिए, कारक को भी देख लीजिए। तो गुरु केंद्र त्रिकोण में हो तो भाग्यशाली होगा। भाव से ज़्यादा मजबूत भावेश होता है। भावेश से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बल किसको प्राप्त, किसका ज़्यादा अहमियत देते हैं? वो फिर कारक को देते हैं। भाव को अहमियत देते हैं नंबर 1 पर, नंबर 2 पर उससे ज़्यादा भावेश को देते हैं और उससे भी ज़्यादा कारक को देते हैं। प्रत्येक भाव की बात बता रहा हूँ, आसानी से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। मित्रों, इस प्रकार से ये जो बात कही गई है कि यदि भाग्येश बलवान हो, 9वें भाव में शुक्र बैठे हों, शुक्र ऐश्वर्य के कारक होते हैं, नेम फेम के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, लग्जरी लाइफ देने वाले होते हैं, और गुरु संतोष देने वाला होता है, ज्ञान शिक्षा धन सब चीज़ देने वाला होता है। तो शुक्र यहाँ बैठे हों 9वें भाव में और गुरु केंद्र में बैठे हों, 9वें बलवान हो, तो उस जातक के पिता भी बहुत बहुत धनवान माने जाते हैं, भाग्यशाली माने जाते हैं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की। और ज़्यादा समझने के लिए आगे चल करके हम बताएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज का विषय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप इसको अच्छा समझते हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बताइए। कमेंट्स बॉक्स में कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, तो उसका उत्तर हम जो है रिप्लाई वहीं से आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से तुरंत देंगे। इसी आशा के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।